अर्निस का विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत, द अर्निस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अर्निस ने सन 1887 में विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके पोस्टुलेट्स निम्न प्रकार से हैं। जब किसी विद्युत अपघटन को जल में घोला जाता है तो वह धनावेशित एवं ऋणावेशित कणों में वियोजित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार से वियोजित धनायन और ऋणायन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। धनायन कैथोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं और आयनों का ये गमन विलयन में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक। तीसरा, विलयन में धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, विलयन में नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन धनायनों और ऋणायनों पर कुल आवेश समान होता है और तथा विलयन हमेशा उदासीन होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट पर जो आवेश होगा वो हमेशा ही क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण विद्युत अपघटन का वियोजन हो। ध्यान दीजिए कि 100% विद्युत अपघटन का वियोजन जरूरी नहीं है कि हो। तो कुल विद्युत अपघटन का कितना भाग, ये कितनी भिन्न वियोजित हुई है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की मात्रा, ध्यान रखिए, वियोजन की मात्रा ताप, डायल्यूशन पर, विलायक की प्रकृति तथा विद्युत अपघटन की प्रकृति पर बहुत निर्भर करती है। इस प्रकार हम वियोजन की मात्रा को परिभाषित कर सकते हैं अल्फा के द्वारा, दैट इज इक्वल टू आयनों में वियोजित मोलों की संख्या अपॉन प्रारंभ में लिए कुल मोलों की संख्या। पांचवा, अर्निस के सिद्धांत के अनुसार विलयन में आयनों तथा अवियोजित अणु के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है और ये साम्य आयनिक साम्य कहलाता है। अर्निस के अनुसार, अर्निस क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को जल में घोलेंगे तो आयंस बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इस प्रकार से उन अवियोजित और वियोजित अर्थात आयनों के मध्य में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को हम आयनिक साम्य के नाम से पुकारते हैं, जैसा कि दिखाया गया है इसमें। ए बी साम्य, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव बी नेगेटिव। 6 है कि विद्युत अपघटन के गुण उनके आयनों के गुण होते हैं। विलयन के पराशरण दाब, वाष्प दाब, अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन आदि अणु संख्यक गुण के संदर्भ में प्रत्येक आयन एक कण के समान व्यवहार करता है। कोई अणु यदि आयनित होकर 2 आयन देता हो तो उसका प्रभाव 2 अणुओं के बराबर होगा। अब ऊपर जो जितने अर्निस ने जो प्रतिपादित किए अपने हिसाब से जो नियम, उसी के आधार पर हम तनुता के साथ तुलना की चालकता की मानवीय वृद्धि को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अब चूंकि वियोजन की मात्रा तनुता पर निर्भर करती है, अतः तनुता के साथ विलयन में आयनों की मात्रा में भी वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप तुल्यांक की चालकता भी बढ़ती जाएगी और अनंत तनुता पर ये विद्युत अपघटन पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ऐसा अर्निस मानते हैं। और ऐसी स्थिति में तुल्यांक की चालकता भी अधिकतम होगी।
तो इस प्रकार से अल्फ़ा को अर्नीश ने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। अल्फ़ा क्या है? दैट इज़ ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा क्या है? तो लैम्ब की चालकता है वी वॉल्यूम पर, अच्छा है ना, एक विशेष तनुता पर है क्या? तो लैम्ब की चालकता, और इन्फिनिटी तनुता पर जो तुल्यांक की चालकता है दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी, तो दैट इज अल्फा। अब अर्नीश सिद्धांत की कुछ सीमाएं देख लेते हैं हम। अर्नीश सिद्धांत की सीमाएं क्या है? नंबर 1, देखिए सबसे पहले कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए निकालें तो इसके जो मान है वो 1/2 के गुणांक द्वारा प्राप्त अल्फ़ा के मानों के समान नहीं पाए जाते। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है एक तो। दूसरी क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड है, NaOH है, NaCl है, ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघटी है ना। ये पिंगली अवस्था में भी विद्युत का सुचालक करते हैं, सुचालक हैं। अगर पिंगली अवस्था में उसके आयन बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल की अनुपस्थिति में भी ये वियोजित है। जो अर्नीश कहता है जल में घोलने के बाद ही कोई विद्युत अपघटय वियोजित होगा उसके आयन्स में, तो ये भी एक इनकी सिद्धांत की सीमाएँ हैं। अब तीसरा कि अर्नीश ने जो आयनों के अस्तित्व को माना है, लेकिन वो विपरीत आवेश आयनों के मध्य आकर्षण के बल को ध्यान में नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो चार्जेस हैं उनके ऊपर, तो जब वो आपका धनायन है और ऋणायन है, क्रम से कैथोड एनोड की तरफ जाएंगे, तो उनमें भी जो कैटायन और एनायन है उनके मध्य भी तो एक आकर्षण बल होगा, तो वो भी उसको इधर जहाँ कैथोड एनोड पर जाएंगे तो वो भी अपोज करेगा, उनको बांधे रखेगा। तो इसके बारे में तो अर्नीश ने कोई सुझाव ही नहीं दिया, कोई चर्चा ही नहीं की। तो ये चीज़ भी क्या है कि आयनों की मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। सिमिलरली NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट आदि प्रबल विद्युत अपघटनों के क्रिस्टलों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनकी ठोस अवस्था में भी आयन के रूप में आयन्स उपस्थित हैं। अतः अवियोजित अणुओं का अस्तित्व ही नहीं होता है, और इसलिए अवियोजित अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य संभव नहीं है। समझिए कि भाई जब इनकी स्टडी की सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये पाया गया कि भाई इनकी जो क्रिस्टलीय अवस्था है उसमें भी आयन्स मौजूद हैं। तो फिर साम्य किस में स्थापित होगा? अवियोजित और वियोजित के मध्य साम्य स्थापित कर रहे हैं अर्नीश साहब, तो ये इसमें साम्य की कोई स्थिति है ही नहीं, पहले से आयन उपस्थित है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अब एक लास्ट, अर्नीश सिद्धांत पर ही आधारित है हमारे ऑस्ट्रल तनुता का नियम, तो ये प्रबल विद्युत अपघटनों के ऊपर लागू नहीं होता, इसके परिणाम ठीक नहीं है उसके लिए। अगर इनके अनुसार जो वियोजन का स्थिरांक है उसके मान स्थिर होने चाहिए, है ना। लेकिन निम्न सारणी जो 5.7 है, इस सारणी में साफ है कि K की वैल्यू कहीं कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी इस हिसाब से प्रबल विद्युत अपघटनों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता अर्नीश का सिद्धांत। तो ये मूलभूत इसकी कमियाँ हैं।